नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण जो कि जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिटिंग से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो हम उन एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं। तो आप ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट आएगा। ऑडिटिंग का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें 122 क्वेश्चन है, 122 क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड और आपके यूपीएससी आरपीएससी कि सभी जो प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम्स हुई है उनमें बार बार कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी है इसमें। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दे देना, और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो नहीं आएगी उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि ऑडिटिंग क्या होता है। पहले तो हम ऑडिटिंग की बात करते हैं कि ऑडिटिंग से रिलेटेड आपके एक अकाउंटेंसी और होती है, एक होती है बुक कीपिंग और एक होती है ऑडिटिंग। ठीक है, तो हम ऑडिटिंग की बात करते हैं। हो सकता है आपने पहले अकाउंटेंसी के क्वेश्चन किए हो, लेकिन हम अकाउंटेंसी के पेपर भी आपके लिए लेके आएंगे, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो पहले हम चलते हैं आगे कि पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी पिछले साल के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और जो आपके प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल पेपर हैं, जैसे कि नीचे मैं आपको बता देता हूँ किस किस के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पेपर ऑफिशियल पेपर बिल्ड सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। जैसे जूनियर अकाउंटेंट के ऑल पिछले साल के ऑफिशियल पेपर मिल जाएंगे, राजस्थान सीईटी यूजी लेवल के मिल जाएंगे, 12th लेवल के मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, रीट के मिल जाएंगे, एलडीसी हाई कोर्ट के मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, महिला सुपरवाइजर और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, इनके आपको सभी के ऑफिशियल पेपर विद प्लेलिस्ट के साथ डाला गया, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपके स्टडी मटेरियल क्या क्या है। तो स्टडी मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए जीएफ एंड एआर के रूल्स ट्रिक जो कि जूनियर अकाउंटेंट जो एग्जाम होने वाली है फरवरी में, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आरएसआर के रूल्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, और 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरएसआर और जीएफ एंड आर के हैं, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चन मान लो एग्जाम्स में आते हैं तो उनमें से 90 क्वेश्चन तो पहले से ही रिपीट मारते हैं। तो आप इन क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनको बार देख सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से ही आएगा पेपर पार्ट बी, जूनियर अकाउंटेंट का पार्ट बी आपके लिए बहुत टाइम है अभी एग्जाम के लिए, आप आराम से डायरेक्ट। दोस्तों, इससे ये फायदा है कि क्वेश्चन से आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थ्योरी आपने पढ़ ली, आपको याद नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन से याद करते जाओ, आपको याद हो जाएंगे क्लियरली। तो दोस्तों, 5G ट्रैक सॉल्यूशन का आपको मटेरियल अगर अच्छा लगा हो पढ़ने का तो आप लाइक कर दीजिए। और चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, निम्नांकित में से कौन सी संस्था अंकेक्षण पर मानक एसएएस बनाने के लिए अधिकृत है। तो बताइए, ऐसे मानक एसएएस अंकेक्षण पर मानक मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मतलब ये जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड है वो कौन सी संस्था बनाती है भारत में। तो ये आपका डी डी ऑप्शन है, डी वाला, भारत का सनद चार्टेड, भारत का सनद चार्टेड और वित्तीय विश्लेषक संस्थान। ठीक है, ये बनाता है आपके। तो क्या हो जाएगा, आपके फोर्थ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा, डी ऑप्शन। अब आपको पता है क्या सनद चार्टेड वित्तीय विश्लेषक संस्थान क्या है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपके आईसीएआई का। भारत का सनद वित्तीय विश्लेषक संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसको आपके किस नाम से जाना जाता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके नाम से जाना जाता है क्या, बताइए जल्दी। हाँ, इसके नाम से जाना जाता है क्या,
द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो एक संस्था है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके ऑप्शन ए में है ना, इस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ। भारत का लागत लेखापाल संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आपके ICWAI, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ICWAI द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और आपके इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1959। 28 मई 1959 मतलब आपके इसका ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया है, क्वेश्चन है 100% जूनियर अकाउंटेंट आ सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 28 मई 1959 में आपके भारत का लागत, ये ए ऑप्शन वाली संस्था है ना, इसकी है ये बात, इसकी हो रही है ICWAI की, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये क्या काम करती है, ये आपके जो है लागत लेखापाल होती है, ये कोस्ट ऑडिट करवाती है। क्या करवाती है, कोस्ट ऑडिट। और ये क्या मैंडेटरी होता है क्या, हाँ, किस कंपनियों के लिए, जो सीमेंट कंपनी है, टायर ट्यूब कंपनी है, सूती वस्त्र उद्योग बनाने की है, तो उनके लिए मैंडेटरी होता है कोस्ट ऑडिट करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कि किसका उद्देश्य नहीं है। आपके सामने है अंकेक्षण का उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, तो इनमें से कौन सा नहीं है। सही व उचित वित्तीय स्थिति का पता लगाना सही है, ये ऑडिटिंग का वर्क होता है। अशुद्धियों का पता लगाना होता है, कपट का पता लगाना होता है। संचालक व अंशधारियों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना, ये नहीं है। तो उनके लिए जो उसका नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, जो उसका डायरेक्टर है, ठीक है, जो कंपनी का, तो उनके लिए परामर्श देने का काम नहीं करता कभी भी अंकेक्षण का वर्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो अंकेक्षण मतलब कि ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूं, पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि भाई ऑडिटिंग का उद्देश्य होता क्या क्या है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव, वो क्या क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव आपके ऑडिट के ऑब्जेक्टिव मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, स्क्रीन छोटी है। कि जो ऑडिट है उसके ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं आपके, एक तो प्राइमरी, ठीक है, एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट मतलब मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या क्या होता है, इसको एक तो ओपिनियन देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, किस पे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन पर ओपिनियन देना होता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के जो अकाउंट होते हैं उनकी लाभ हानि को प्रकट करने का ये है कि वो प्रकट कर रहे हैं या नहीं, जो प्रॉफिट जो अकाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस में है या नहीं, उनका प्रकट करना, ठीक है। एक होता है बैलेंस शीट का सत्य और जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसको दिखाना कि भाई कितना ये रियल में बैलेंस शीट सही तरीके से बनाई जाती है, नहीं, ठीक है। और एक होता है आपके वित्तीय सूचनाओं पर राय की अभिव्यक्ति। तो मैंने आपको ये बताए, ये तो मैंने आपको बताया अभी, ये तो है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट। और एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इसका कपट और अशुद्धियों की रोकथाम करता है और अशुद्ध कपट को खोजता है और आपके जो ये वैधानिक औपचारिकताओं को है वो उनको कंप्लीट करवाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके सत्य की गारंटी, क्या हो जाएगा इसमें, गलतियों और गबन का कम करना सही है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना सही है, आंतरिक नियंत्रण पद्धति का मूल्यांकन करना, मेन बात तो मूल्यांकन ही है। तो क्या हो जाएगा डी, सत्य की गारंटी नहीं देता कभी ऑडिटिंग। भाई वो क्या ऑडिटिंग थोड़ी है क्या, ऑडिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे सब चीजों को ऑडिट करो, ठीक है। वहां पे उसके पहले, ऑडिटिंग के पहले बुक कीपिंग हो जाती है, बुक कीपिंग के बाद में अकाउंटिंग हो जाती है, तो जब जाके ऑडिटिंग होती है तो गड़बड़ी होती है वो तो पहले ही हो जाती है, ठीक है। क्या आ जाएगी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निर्णय एक अंकेक्षक एक मूल्य निर्धारक नहीं होता है, किस मुकदमे में दिया गया था। तो एक अंकेक्षक एक मूल्य निर्धारक नहीं होता है, यह कुछ किस मुकदमे में दिया गया था। तो जल्दी बताइए किस मुकदमे में दिया गया था। तो ये दिया गया था आपके किंग्स कॉटन मिल्स केस, किसमें दिया गया था, किंग्स कॉटन मिल्स केस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, किंग्स कॉटन मिल्स केस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है, अब आपको इसका पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या था।
जो किंग्स कॉटन मिल्स केस है, इसमें अंकेक्षक होता है ना जो ऑडिटर, ऑडिटर को बताइए, ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया था कि अंकेक्षक को अपने कार्य कुत्ते जो कार्य शिकारी कुत्ते के समान न करके रखवाली करने वाले कुत्ते के समान कार्य करना चाहिए। दूसरी बात, बिना संदेह सील के करना चाहिए। तीसरी बात, उचित सावधानी व चतुराई के साथ करना चाहिए। ठीक है। फिर चौथी बात, बड़े अधिकारियों के कपट के लिए कभी भी ऑडिटर आपके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और पांचवी बात है कि जो ऑडिटर होता है वो अंशधारक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके हितों की रक्षा करने के लिए निदेशक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, उनका उनको कंट्रोल करता है। तो ये क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे, आपको मैंने 5 बताए, क्या क्या, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, बिना संदेह सील करना चाहिए उसको वर्क, और उचित सावधानी व चतुराई के साथ कार्य करना चाहिए। बड़े अधिकारियों के कपट के लिए कभी ऑडिटर उत्तरदायी नहीं होगा। और अंकेक्षक जो ऑडिटर होता है वो शेयर होल्डर के हितों की रक्षा करने के लिए डायरेक्टर्स पर कंट्रोल करेगा। ठीक है। और एक और बात है कि अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर है वो कभी मूल्यांकन करता नहीं होता। ठीक है। तो यही बात होगी आपके, तो क्या हो जाएगा, बी। अब आप ये बताओ कि आपके नेक्स्ट है, इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट है नीचे, लंदन एंड जनरल बैंक केस। कौन सा, लंदन एंड जनरल बैंक केस। ये इस केस में, इस केस की 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। कि इस केस के बारे में कहा कि अंकेक्षक जो रिपोर्ट देता है उसकी 100% सत्यता की गारंटी नहीं लेता। कभी भी ऑडिटर होता है वो 100% सत्यता की गारंटी नहीं लेता। ये किस में कहा गया है, आपके जनरल, लंदन एंड जनरल बैंक केस में। ठीक है। एक ऑडिटर है वो कभी बीमा करता भी नहीं होता, ये किसमें क्या गया है, आपके लंदन एंड जनरल बैंक केस में। ठीक है। और ऑडिटर होता है वह अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए उसको, ये भी किसमें कहा गया है, लंदन एंड जनरल बैंक केस में। फिर है आपके अंकेक्षक जो ऑडिटर होता है वो नोटबुक जितनी अच्छी होगी अंकेक्षक का, उसका ही उतना जो प्रीवियस ईयर का जो वो होता है स्टेटमेंट होगा, मतलब खुद का, वो उसका अच्छा होगा। ठीक है। तो ये किस में कहा गया, आपके लंदन एंड जनरल बैंक केस में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले, और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। तो किस मुकदमे में कहा गया है, तो मैंने आपको बताया, किंग्स कॉटन मिल्स मुकदमा। किस में कहा गया है, किंग्स कॉटन मिल्स मुकदमा, अभी बताया चौथे क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। किस में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असत्य है, तो आपको छठा क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, गलत बताना है आपको। तो किसी कंपनी का विशेष अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग केंद्रीय सरकार द्वारा करवाया जाता है, सही है। विशेष अंकेक्षण होता है ना वो हमेशा केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, ध्यान रख लेना। यदि एक अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर को समय पूर्ण बर्खास्त कर दिया जाता है तो वह अपना पारिश्रमिक या कि रिम्यूनरेशन पूरे समय के लिए प्राप्त करने का अधिकारी होता है, सही बात है। हमेशा पूरा उसको, जो भाई जितनी ड्यूटी करी है उतना पैसा तो मिलेगा ना उसको। फिर कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अंतर्गत की जाती है, ये भी सही है। ठीक है। अब नया कंपनी एक्ट तो 2013 का है, लेकिन पहले 1956 वाला था, तो इसके अंतर्गत की जाती है कंपनी ऑडिटर की आपकी नियुक्ति 224 1956 वाले एक्ट के 224 धारा के नाम अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एक अंकेक्षक अपनी पारिश्रमिक के लिए न्यायालय में दावा नहीं कर सकता, यही गलत है आपके। क्या गलत है, कर सकता है भाई, उसको जब उसका जो जॉब करेगा उसका पेमेंट तो चाहिए ना भाई, फ्री में आज कौन करेगा वर्क। तो ये आपके डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण का अर्थ है, सातवां क्वेश्चन की बात करते हैं, अंकेक्षण का अर्थ क्या होता है। तो ये आपके होता है बहियों एवं खातों की जांच करना। क्या, बही और खाते खाते होते हैं उनकी जांच करना होता है अंकेक्षण, मतलब कि ऑडिटिंग। क्या होता है, ऑडिटिंग। ठीक है। और ऑडिटिंग जो करता है उसको कहते हैं अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर। क्या कहते हैं उसको, ऑडिटर। मैं आपको बार बार ये शब्द बोलूंगा, ऑडिटिंग और ऑडिटर, हिंदी में थोड़े टिपिकल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विभिन्न लेन देनों की बहियों एवं खातों में लिखने का काम ये नहीं होता, लिखने का काम अकाउंटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है, अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है, इनमें से बताना है आपको अमूर्त संपत्ति का उदाहरण कौन सा है। तो ये होगा आपके एकस्व। कौन सा होगा, एकस्व। एकस्व का मतलब होता है कि अमूर्त जो संपत्ति होती है जिनको हम छू नहीं सकते।
ठीक है, सॉफ्टवेयर तरीके से। तो उनको उनको बोलते हैं एक कस्ब, यानी कि पेटेंट है, एक तरह का पेटेंट। क्या? पेटेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, लुकास पेसियोली ने। किसने? लुकास पेसियोली ने प्रतिपादित किया था। किसको? दोहरा लेखा प्रणाली को। अब आप ये बताइए मुझे कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। देखता हूँ किस किस को आंसर आता है, जब जल्दी बताइए। मैंने आंसर तो बता दिया है कि लुकास पेसियोली ने की है ये दोहरा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों की खोज। और कब की थी? तो ये की थी आपके 1494 में। कब की थी? 1494 में की थी। अब क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, गौर से सुनना। कि जो प्रत्येक व्यापारिक जो लेन देन होता है ना, उसमें दो पहलू होते हैं। कैसे पहलू होते हैं? कि एक तो लाभ प्राप्त करने वाला होता है और दूसरा लाभ देने वाला होता है। ठीक है, दो होते हैं। क्या क्या? एक तो लाभ प्राप्त करने वाला और दूसरा लाभ देने वाला। तो इनमें न्यूनतम दो खाते शामिल होते हैं। कैसे? एक तो कम से कम डेबिट करने वाला और एक कम से कम क्रेडिट करने वाला। तो प्रत्येक डेबिट के संगत एक समकक्ष जो क्रेडिट होता है, यही नियम होता है क्या? दोहरा लेखा प्रणाली। कि प्रत्येक डेबिट के समक्ष एक क्रेडिट क्रेडिट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आगे समझ में। ये वेरी चार बात है इसकी दोहरा लेखा प्रणाली की, जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए कथन का प्रयोग किस में किया गया? तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अंकेक्षक को ईमानदार किस में बताया गया था। किस में बताया गया था कि अंकेक्षक को ईमानदार? लंदन एंड जनरल बैंक में। किस में बताया गया था? लंदन एंड जनरल बैंक में। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी सही हो जाएगा। किंग्स कॉटन मिल्स में शिकारी कुत्ते की तरह न होकर किस में होना चाहिए? एक वफादार कुत्ते की तरह होना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन नहीं करता। ठीक है, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना चाहिए। ये किस में है? किंगस्टन कॉटन मिल्स में। और क्या है किंगस्टन कॉटन मिल्स में? कार्य बिना संदेहशील के होना चाहिए, उचित सावधानी और चतुराई से करना चाहिए, बड़े अधिकारियों के कपट के लिए कभी अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर उत्तरदायी नहीं होता, और आपके अंशधारक जो शेयर होल्डर होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए निदेशकों पर भी नियंत्रण करने की रखना पड़ता है। किसको? ऑडिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। अंकेक्षण व्यवहार समिति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंकेक्षण व्यवहार समिति यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ऑडिट प्रैक्टिसिंग कमेटी। ऑडिट प्रैक्टिसिंग कमेटी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं ना हम, वो व्यवहार। ठीक है, तो ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम अंकेक्षण व्यवहार समिति। ठीक है, तो बताइए कि इसका नया नाम क्या क्या रख दिया। तो इसको पहले तो बोलते थे एपीएस। क्या बोलते थे? एपीएस। ठीक है, सॉरी एपीसी। क्या बोलते हैं? एपीसी। और इसका नया नाम रख दिया है आपके एएएसबी। क्या लिख दिया? एएएसबी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे मैं बताऊंगा, बहुत एग्जाम में वापस रिपीट हुआ है। एएएसबी, एएएसबी का मतलब होता है आपके ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड मतलब कि आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके 11 में? क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल। ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, अब ये जब एपीसी थी ना आपके अंकेक्षण व्यवहार समिति, तो ये आपके क्या जारी करती थी? आपके एक ये स्टैंडर्ड जारी करती थी। तो वो उस स्टैंडर्ड का क्या नाम है आपको बताएगा जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उस स्टैंडर्ड का क्या नाम है जिसको अंकेक्षण व्यवहार समिति जारी करती थी। पहले तो आप लिख लीजिए कि एपीसी की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी आपके 17 सितंबर 1982 में। कब हुई थी? 17 सितंबर 1982, 17 सितंबर 1982 में हुई थी। और इसका नाम बदल दिया था, फिर एएएसबी लिख दिया। अब ये अंकेक्षण व्यवहार समिति थी ना, ये पहले एक वो जारी करती थी स्टैंडर्ड। क्या करती थी? स्टैंडर्ड जारी। तो उस स्टैंडर्ड का नाम था अंकेक्षण व्यवहार मानक, यानी कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। क्या क्या उसका नाम क्या था? एएएस। ये कौन जारी करती थी? एपीसी। अब एएएस भी जारी करता है। कौन करता है? एएएसबी। अब ये एएएसबी क्या जारी करता है? इसको बोलते हैं आपके ऐसे। क्या करते हैं?
ऐसे बोलते हैं ऐसे, यानी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, आपके ये हो गई बात वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एपी से संबंधित थी। नेक्स्ट करते हैं 12वां क्वेश्चन। सामान्यतः अंकेक्षण की अवधि के लिए किया जाता है। तो सामान्यतः अंकेक्षण कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 1 ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण किसी भी संस्था, चाहे लाभ कमाने के उद्देश्य हो अथवा नहीं, चाहे उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्रता जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकटने के उद्देश्य से की गई हो। अंकेक्षण की यह परिभाषा द्वारा दी गई है। तो अंकेक्षण की यह परिभाषा किसने दी है आपके? तो ये खुद अंतर्राष्ट्रीय जो अंकेक्षण और आश्वासनक मंडल है उसने दी है। मैंने अभी आपको बताया AASB ने। किसने दी है? AASB ने। ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था? APC। अब आपको एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो ये JR बैटली है, JR बोटली बॉय है, मतलब कि बाल्टी बॉय नहीं है, ये JR बोटली बॉय है, इन्होंने क्या दिया था? किसके बारे में? ऑडिटिंग के बारे में। ये कमेंट करके बताओ जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ICAI द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षक का अधिकार नहीं होगा। तो ICAI द्वारा जो स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख ऑडिटर होता है उसका अधिकार क्या नहीं होगा? तो ये होगा आपके शाखा अंकेक्षक के कर्मचारी पत्रकों को निरीक्षण करना। तो ये है, ये नहीं होगा। शाखा जो अंकेक्षक है उसके कार्यकारी पत्रकों के निरीक्षण करने का ये काम नहीं होता इसका। ठीक है, शाखाओं के निरीक्षण करने का होता है। अंकेक्षण कार्य हेतु आवश्यक सूचना के पता लगाना होता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट में शाखा के अंकेक्षण यानी कि ऑडिटर रिपोर्ट को सम्मिलित करना ये होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अंकेक्षण से तात्पर्य बताओ, 15वें क्वेश्चन में अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? दोस्तों बहुत ही फास्ट चलेंगे जब जाके होंगे, क्योंकि 122 क्वेश्चन है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। ऐसे तो कम से कम 6-7 चैप्टर और है ऑडिटिंग में, तो बहुत फास्ट करना होगा। बताओ ऑडिटिंग से क्या तात्पर्य है, मतलब व्हाट इज ऑडिटिंग? तो यह है लेखा पुस्तकों की जांच करना। ठीक है, क्या? लेखा पुस्तकों की जांच करना, यानी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग उनकी जांच करना, अंक ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग होता है। तो ऑडिटिंग शब्द ओडेरे से बना है, तो ये किस भाषा का है? तो ये हमको पता है लैटिन भाषा का। किसका है? लैटिन। ठीक है, लैटिन का मतलब होता है टू हियर। क्या ओडिडे ओडिरे का मतलब क्या होता है? टू हियर। टू हियर मतलब सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी अंकेक्षण का लाभ नहीं है। तो अंकेक्षण के लाभ भी होते हैं, अंकेक्षण की सीमा भी होती है, अंकेक्षण के उद्देश्य भी होते हैं, अंकेक्षण के प्रकार भी होते हैं, ये इसी में कवर होंगे। ठीक है, तो अंकेक्षण का लाभ, अंकेक्षण का लाभ क्या होता है? इनमें से क्या लाभ नहीं है और क्या है मैं बताता हूँ आपको। स्वामी को संतुष्टि देता है, सही है। ऋण लेने में सहायक होता है, सही है। लागत भार को न्यून करता है, नहीं, कभी नहीं करता, तो यही गलत हो जाता है। कोस्ट भार को न्यून करेगा कि इसके कोई काम नहीं है ऑडिटिंग के, भाई वो तो शुरू में होना चाहिए, जो भी हो इसके कोई काम नहीं है। यह अशुद्धियों एवं कपटों की खोज करता है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लागत भार को न्यून करता है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैधानिक अंकेक्षक, ठीक है, मतलब कि जो आपका वैधानिक अंकेक्षक की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि वैधानिक मतलब विधान के द्वारा ऑडिटर जो सेट होता है उसकी बात हो रहा है। मतलब कि जो आपके कानून के द्वारा, यानी कि कंपलसरी ऑडिट होता है, उसको ही हम ऑडिट वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब स्टेचुटरी ऑडिट। तो इसकी समय जांच पड़ताल का अधिकार होता है। तो इसका अधिकार कहाँ पे होता है? कोई बताएगा जल्दी कमेंट बॉक्स में कि इसका अधिकार क्या होता है? तो ये होता है कि कंपनी के लेखा पुस्तकों और प्रलेखों और प्रमाणों को, ठीक है, इनकी जांच पड़ताल करना। किस किस की? लेखा पुस्तकों, ठीक है, और प्रलेखों और प्रमाण को, इन सब की क्या करेगा वो? जांच पड़ताल। कौन? एक वैधानिक। ठीक है, कौन? वैधानिक। अब वैधानिक जो अंकेक्षण होता है ना, वो एकदम आपके, मैं बताऊं कि जो कानून के द्वारा स्थापित संस्था है ना, उन्हीं का ही ऑडिटिंग करना है। जैसे कंपनी, बैंक, सहकारी समिति, बीमा, सार्वजनिक प्रन्यास और संसद के द्वारा जो विधानमंडल में, जो विधानसभा में विधेयक पारित करके जो संस्था बनाई जाती है, उनमें, तो उनमें कौन करेगा? आपका वैधानिक अंकेक्षण।
बता दी मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, वापस रिपीट मार सकता है। दोस्तों बात करते हैं, क्या प्रबंध द्वारा वैधानिक अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है क्या? क्या प्रबंध द्वारा वैधानिक अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है क्या? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। भाई साहब, वैधानिक जो अंकेक्षक है उसका कार्य क्षेत्र सीमित नहीं किया जा सकता, मतलब उसका कम नहीं किया सकता, बढ़ाया जा सकता है उसके खुद के सहयोग से। उसे पूछ लो ऑडिटर से कि भाई उस क्षेत्र में भेज सकते हैं कि आपको, तो भेज दो, ठीक है, लेकिन उसके कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या हो जाएगा? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। चालू अंकेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चालू अंकेक्षण की बात हो रही है, आपके चालू अंकेक्षण। दोस्तों अंकेक्षण भी मैंने आपको टाइप बताए होंगे, अंकेक्षण कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले आपके पास चालू अंकेक्षण। दोस्तों टाइम के आधार पर 3 प्रकार के अंकेक्षण होते हैं। एक तो होता है आपके चालू, क्या होता है? चालू, ठीक है। एक होता है आपके वार्षिक यानी कि अंतिम भी कह सकते हैं। एक होता है अंतरिम, ठीक है। क्या होता है? एक अंतरिम, ठीक है। एक होता है चालू, एक होता है अंतिम, और एक होता है आपके अंतरिम। चालू मतलब सतत, निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या होता है? जिसमें जिस संस्था में या किसी कंपनी में लेन देन बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे बैंक, ठीक है, तो उनमें काम आता है क्या? आपके चालू, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि नियमित और अनियमित समयांतरालों में भी चलता रहता है वर्ष भर। और लेखा पुस्तक जब काउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग जब से प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे ऑडिटिंग, ठीक है। तीनों बात बता दी। अब बात करते हैं अंतिम। अंतिम जो आपके सामयिक या अंतिम या वार्षिक या चिट्ठा या पूर्ण अंकेक्षण, ये एक ही बात है। कब होता है? वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात। कब होता है? वित्तीय वर्ष जब कंप्लीट हो जाता है ना, जब होता है। और अंतिम खाते तैयार होने के पश्चात किया जाने वाला अंकेक्षण क्या होता है? आपके वार्षिक, ठीक है, मतलब कि अंतिम। और ये एक पूर्ण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने आपको दो बता दिया। अब तीसरे बात करते हैं हम अंतरिम की। अंतरिम ऑडिट यानी कि इंटरिम ऑडिट, ये 2 वित्तीय वर्षों के मध्य किया जाने वाला अंकेक्षण होता है ना, उसको कहते हैं। तो मतलब 2 वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में किया जाने वाला, उसको भी क्या कहते हैं? अंतरिम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले इसका ऑप्शन का आंसर बताते हैं, 20वें का आंसर क्या होगा आपको बताते हैं। कि जब संगठन में अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान हो तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये आगे बात समझ में, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अच्छी होती है ना, जब ये जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत खर्चीला होता है ये, कौन सा? ये रियल बात है। चालू अंकेक्षण है, ये खर्चीला होता है, ये रियल बात है, सही बात है। नियमित अंतराल से होता है, ये भी सही है। प्रतिदिन आधार पर क्या? और मैंने बोला आपको चालू अंकेक्षण जब बुक अकाउंटिंग अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग चालू होते ही इसको भी चालू कर देते हैं ऑडिटिंग को ही, वरना ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नए भवन के निर्माण लागत को मरम्मत अथवा रखरखाव खाते से डेबिट करना क्या कहलाएगा? तो ये आपके क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक, क्या हो जाएगी? सैद्धांतिक त्रुटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यों आएगी? भाई जब बात तो लागत की आ रही तो उसके मरम्मत रखरखाव में उसकी डेबिट क्यों कर रहे हो? उसकी एंट्री उसमें क्यों कर रहे हो? तो क्या हो जाएगी? रूल ही फॉलो नहीं कर रहे। सैद्धांतिक का मतलब है कि रूल को अनफॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व व्यय को पूंजी व्यय के रूप में देखा जा सकता है, यह निम्न में किस त्रुटि का उदाहरण है? तो जब राजस्व व्यय को पूंजी व्यय के रूप में देखा जाएगा तो वही गलत बात। भाई राजस्व व्यय को तो राजस्व व्यय में लिखो ना, पूंजी व्यय को पूंजी में लिखो। तो ये भी क्या हो जाएगी? आपके सैद्धांतिक त्रुटि। क्या हो जाएगी? सैद्धांतिक त्रुटि, मतलब कि रूल अनफॉलो कर रहे हैं। सैद्धांतिक त्रुटि का मतलब यही होता है कि रूल जो है ना, जो नियमावली है उसको फॉलो करके ही लिखो। तो जब राजस्व व्यय है तो उसको राजस्व व्यय में लिखो एंट्री, पूंजी व्यय है तो पूंजी व्यय में लिखो। और राजस्व व्यय को जब पूंजी व्यय में लिखोगे तो सैद्धांतिक त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बही खाता में या पूर्ण रूप में आंशिक रूप से गलत प्रविष्टि की जाती है, तो मैंने आपको बताया ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं। जब बही खाते की बात हो रही है और उसमें पूर्ण रूप से या कोई थोड़ी बहुत गलती की जाती है, प्रविष्टि गलत कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हमेशा कमीशन त्रुटि, मतलब कि लिखने की त्रुटि, लेख की त्रुटि बोलते हैं। कमीशन का मतलब होता है यहाँ पे लेख, मतलब लिखना, उसकी प्रविष्टि करना, एंट्री करना, ठीक है। तो एंट्री की त्रुटि मतलब लेख की त्रुटि, तो क्या हो जाएगी? कमीशन त्रुटि।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार लेखा परीक्षण मानक या परिशिष्ट का निर्धारण करती है। यह भारतीय सनदी लेखाकार संस्था, मैंने आपको बताई आईसीएआई, और किस अन्य से मिलकर यह अनुशंसाएं प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में आया हुआ है, यह आपके 2016 में। तो इसको आपको बताना है कि इसमें किसके साथ मिलकर तैयार करती है। तो ये राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकार, कौन सा, राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकार के साथ मिलकर बनाती है। कौन सी बनाती है आपके, ये आईसीएआई, ठीक है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, ये दोनों मिलकर बनाती है। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण। ठीक है, तो कब से इसकी स्थापना भी जब पहले नहीं हुई थी, ये 2018 में स्थापना करी थी इसकी। ठीक है, कंपनी एक्ट आपके जो कंपनी एक्ट है 2013 वाला, उसकी धारा 132 के तहत करी है इसकी स्थापना, राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन को दर्ज करने की प्रक्रिया में राशि और खातों को अनजाने में हटाने या जोड़ने को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया, जब राशि और खातों को अनजाने में हटाने और जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टेड अकाउंट अधिनियम, चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, 1949 में हुआ। किसमें आया हुआ, लेखाकार 2015 एग्जाम में। अशुद्धियों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है। तो अशुद्धियों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है, अब बताइए जल्दी। तो ये आपके सिद्धांतों की अशुद्धि होती है, हिसाब की अशुद्धि होती है, दोहराव की अशुद्धि होती है, संप्रेषण की अशुद्धि नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। तो बताइए लेखा परीक्षण होता है, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ऑडिटिंग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो आपके लेखा पुस्तकों को, यानी कि अकाउंटिंग का टेस्ट परीक्षण करना, ठीक है, ऑडिट करना, परीक्षण का मतलब ऑडिट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपके अकाउंटेंट, निम्न में से किसे अंकेक्षण की सीमा नहीं कहा जा सकता। तो ऑडिटिंग की सीमा किसको नहीं कहा जा सकता, अंकेक्षण केवल अपनी राय प्रकट करता है, सही है। अंकेक्षण से सभी कपटों का प्रकटीकरण के होता है, ये भी सही है। अंकेक्षण प्रबंध में कर्मचारियों के लिए चेतावनी होता है, ये गलत है। तो आपके क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि ये अंकेक्षण की सीमा नहीं होती। सीमा होती है कि अंकेक्षण केवल अपनी राय देता है, कपटों को प्रकट करता है कि कहाँ पे कपट हुआ है। अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, अभी आप इसमें कहते थे ना ईमानदारी का प्रमाण पत्र है, तो ये गलत हो जाता, नहीं है मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां, भाई अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग कहाँ प्रारंभ होती है, जब जहां पर लेखांकन पूरी हो जाती है। ठीक है, क्या लेखांकन कंप्लीट हो जाता है। मैंने कहा पहले आपको बुक कीपिंग होती है, फिर अकाउंटिंग होती है, फिर जाके ऑडिटिंग होती है। बुक कीपिंग कौन करते हैं, लिपिक। ठीक है, सतत निरंतर अंकेक्षण, सतत निरंतर अंकेक्षण मतलब कि कंटिन्यूअस ऑडिटिंग किसको कहते हैं, उसको कहते हैं, आपके बताइए किसको कहते हैं। तो ये एक तरह का नियमित अंकेक्षण होता है। कौन सा होता है, नियमित अंकेक्षण। ठीक है, क्या होता है, नियमित अंकेक्षण होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिट्ठा अंकेक्षण का पर्याय है, यानी कि बैलेंस शीट होती है, जो बैलेंस शीट है उसका ऑडिटिंग किसका पर्याय होता है। तो ये एक तरह की वार्षिक अंकेक्षण का पर्याय होता है। किसका होता है, वार्षिक, जो वार्षिक मतलब कि आपके अंतिम या सामयिक या पूर्ण अंकेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म की संपत्तियों का मूल्य, दायित्व, रिजर्व संतुलन, प्रावधान, अर्जित लाभ राशि में व्यवसाय की हानि के सत्यापन को कहते हैं। एक फर्म की जब संपत्तियों की बात होती है ना, तो वो चिट्ठा अंकेक्षण होता है। ये बैलेंस शीट ऑडिटिंग मतलब कि संपत्ति की बात हो, दायित्व की बात हो, रिजर्व संतुलन और प्रावधान और अर्जित लाभ राशि की बात हो ना, तो वहां पे बैलेंस शीट ऑडिटिंग होती है। निरंतर मतलब मैंने बताया आपको, ये एक समसामयिक होती है। ठीक है, एक ये चालू अंकेक्षण होता है, और अंतरिम आपके 2 वर्षों में एक बार, और आंशिक आपके कुछ मदों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम अंकेक्षण के नियोजन चरणों के दौरान अंकेक्षक को लगा कि अनुपयुक्त अंकेक्षण सुझाव की प्रायिकता बहुत अधिक है। अंकेक्षक कैसे इस समस्या को हल करने के लिए अंकेक्षण योजना में संशोधन करेगा। तो कैसे करेगा संशोधन, आंतरिक जोखिम में कमी करके। कैसे, जो इंटरनल जो रिस्क है उसको कमी करके करेगा। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में चिट्ठा अंकेक्षण का पर्याय है। बैलेंस शीट का जो अंकेक्षण ऑडिटिंग होती है वो किसकी होती है, मैंने आपको बताया वार्षिक मतलब कि अंतिम। ठीक है, वर्ष में एक बार होने वाला।
अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो अंकेक्षण प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है आपके लेखांकन जब समाप्त होता है। मैंने अभी आपको बताया। वो पहले वाले क्वेश्चन आपके लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार 2015 में आए और ये आपके टीआरए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सतत एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सतत एवं निरंतर अंकेक्षण है। तो मैंने अभी आपको बताया कब है, नियमित अंकेक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंकेक्षण की सीमा नहीं कहा जा सकता? किस निम्न में से किस अंकेक्षण की सीमा नहीं कहा जा सकता? तो किसकी नहीं कहा जा सकता? मैंने बताया आपको, अंकेक्षण प्रबंध व कर्मचारियों के लिए चेतावनी ये नहीं होती। राय प्रकट करता है, कपटों का प्रकटीकरण, ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं, ये सब सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। तो किस प्रकार परिभाषित करेंगे आप? लेखा पुस्तकों का परीक्षण करना। अभी मैंने आपको बताया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। निम्न में से कौन सा अंकेक्षण एक प्रकार का नहीं है? तो इनमें से अंकेक्षण का कौन सा इनमें से प्रकार नहीं होता? अंतरिम होता है, मैंने बताया जो 2 वर्षों में एक बार होता है। औचित्य भी होता है। ठीक है। ये एक तरह का प्रबंध अंकेक्षण होता है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑडिटिंग। कार्यकुशलता भी, ये भी एक तरह की मैनेजमेंट ऑडिटिंग होती है। ये स्वास्थ्य अंकेक्षण नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम पारित कब हुआ था? 41 क्वेश्चन जल्दी बताइए। मैंने आपको बताया 1949 में हुआ था। अशुद्धियों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो अशुद्धियों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है? मैंने बताया आपके संप्रेषण की अशुद्धियां यानी कि कम्युनिकेशन, सिद्धांतों की होती है त्रुटियां, हिसाब की होती है, दोहराव की भी होती है। अंकेक्षण निम्न रूप में होता है। तो ऑडिटर होता है वो किस रूप में होता है? मैंने बताया आपको, एक वफादार चौकसी कुत्ता कुत्ता ठीक है, इस रूप में हो सकता है, शिकारी कुत्ते के रूप में नहीं। किसमें लिखा होता है? किंग्स कॉटन मिल्स में। अंकेक्षण को ईमानदार होना चाहिए कथन का प्रयोग किसमें किया गया था? तो ये आपके लंदन एंड जनरल बैंक केस में। किसमें? लंदन एंड जनरल बैंक केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम है। तो अब बताइए किस नाम है? इसका नया नाम है आपके अंकेक्षण आश्वासन मानक मंडल। क्या? अंकेक्षण यानी कि एएएसबी बोलते हैं इसको। क्या क्या बोलते हैं? एएएसबी। पहले नाम क्या था? आपके एपीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट में शामिल तीनों में से प्रत्येक पार्टी ऐसी भूमिका निभाती है जो इसकी सफलता में योगदान है। जेबीवीएनएल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस तरीके से है ये? आपके क्लाइंट ऑडिटर ऑडिटी में काम आता है। किसमें काम आता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्लाइंट, फिर ऑडिटर, फिर ऑडिटी। ठीक है। ऑडिटिंग मतलब ऑडिटी मतलब ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षा 47 नंबर क्वेश्चन है। लेखा परीक्षा तथ्यों का पता लगाने की ऐसी प्रक्रिया है जो वास्तविक परिणामों की तुलना करती है। तो लेखा परीक्षा तथ्यों का पता लगाने की ऐसी प्रक्रिया है जो वास्तविक परिणामों की तुलना किससे करती है? विनिर्दिष्ट मानकों एवं योजनाओं से, जो उनके स्टैंडर्ड है, जो दिए गए स्टैंडर्ड है, उनकी जो प्लानिंग है, उनसे तुलना करती है। क्या? ऑडिटिंग। जो पहले से भरे गए हैं ना, उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 लेखा परीक्षा ऑडिट कार्य है। किस तरीके का कार्य है आपके ऑडिट? ये एक तरह का अनुपालन यानी कि एक तरह का ऑब्जर्वेंस। ठीक है। एक तरह का आपके टेस्टिंग ऑब्जर्वेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटियों में धोखाधड़ियों की रोकथाम एवं उनका पता लगाने के लिए मूलभूत जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये प्रबंधन की होती है, कभी आपके ऑडिटिंग की मत कहना। ठीक है। किसकी होती है? मैनेजमेंट की। ठीक है। जो मैनेजमेंट होता है आपकी, उसकी होती है लेखा परीक्षक मतलब की ऑडिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए, जो अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग होती है उसका मेन ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति एवं क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो पहले दर्शाए गए हैं कोई वास्तविक वित्तीय स्थिति वही है। तो क्या हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चालू अंकेक्षण से तात्पर्य है, चालू मतलब कि सतत, मतलब कि निरंतर, यानी कि कंटिन्यू ऑडिटिंग कब होती है? जब ये अंतिम खाते तैयार होने के पहले से ही चालू हो जाती है, यानी कि पूर्व, यानी कि पहले से ही। और जो बाद में स्टार्ट होती है उसको कहते हैं वार्षिक। क्या कहते हैं? वार्षिक अंकेक्षण, या सतत वो सॉरी अंतिम, या फिर आपके चिट्ठा कह सकते हैं, चिट्ठा अंकेक्षण, या सामयिक अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। तो किसमें कहा गया था? ये आपके किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। दोस्तों, अकाउंटेंट में आया हुआ 2012 में। लेखांकन का
विश्लेषणात्मक पहलू क्या होता है? लेखांकन मतलब लेखांकन अलग होता है और अंकेक्षण होता है। लेखांकन मतलब अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी का जो विश्लेषणात्मक पहलू होता है वो यही होता है अंकेक्षण। क्या होता है? अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक के स्वतंत्र और निडर होने से क्या आशय है? तो बताइए जल्दी। जो अंकेक्षक होता है उसके स्वतंत्र और निडर होने से क्या मतलब है? क्योंकि उसे जांच कार्य निष्पक्ष भाव से करते हुए अशुद्धियों में कपटों को छुपाना नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा? आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिमिंग एंड लेडिंग, टिमिंग एंड लेडिंग शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये आपको मैंने बताया, जब रोकड़ का गबन हो जाता है ना ऑडिटिंग करते वक्त, तो उसमें आपके किसकी आती है? टिमिंग एंड लेडिंग। आरएसपी 2010 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंतरिक अंकेक्षण यानी कि इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है। तो जो मैनेजमेंट होता है, जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है, उसके द्वारा ही किया जाता है आपके इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। तो ये आरएसपी 2010 में आया हुआ है। किसमें आया था? किंगस्टन कॉटन कंपनी लिमिटेड का जो केस है उसमें। कब था? 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इसाबी अशुद्धि नहीं है, इन दोनों में से कौन सी इसाबी अशुद्धि नहीं है? बताओ कौन सी नहीं है? खतौनी होने से रह गई। भाई ये एक तरह की अशुद्धि नहीं रहती। खतौनी का मतलब पोस्टिंग, पोस्टिंग मतलब कि बुक कीपिंग में होती है ये खतौनी। ठीक है। एक तो जर्नलिज्म, एक जर्नलिज्म होता है आपके, और एक होती है कथोनी। तो ये दोनों जो बुक कीपिंग में होती है, ना कि अंकेक्षण में। तो ये एक तरह की अशुद्धियों में नहीं आती। गलत राशि से लेखा करना ये आती है, गलत जोड़ लगाना, गलत खतौनी करना। लेकिन खतौनी नहीं की तो वो इस शुद्धियों में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक एक बीमक नहीं होता, यानी कि एक बीमा करता नहीं होता अंकेक्षक। ठीक है। तो ये किस केस में कहा गया अंकेक्षक एक बीमा करता नहीं होता? किस केस में क्या गया कहा गया है? जल्दी बताइए। अंकेक्षक एक बीमा करता नहीं होता, किस केस में कहा गया है? लंदन एंड जनरल बैंक। किसमें? लंदन एंड जनरल बैंक। चिट्ठा अंकेक्षण बैलेंस शीट ऑडिट में लेखों का अंकेक्षण किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? बैलेंस शीट मैंने आपको बताया, वार्षिक कहते हैं या सामयिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? तो वर्ष भर चलने वाला तो वो चालू अंकेक्षण होता है, यानी कि सतत और निरंतर, रेगुलर। प्रबंध अंकेक्षण यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट में शामिल क्या होता है? तो बताइए क्या शामिल होता है? आपके कुशलता अंकेक्षण होता है, औचित्य अंकेक्षण होता है, निष्पत्ति अंकेक्षण भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। आरएसपी 2007 में आया हुआ है। किसी कंपनी के विशेष अंकेक्षण में अंकेक्षक द्वारा जो रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? जो ऑडिटिंग की जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है वो किसको प्रस्तुत की जाती है? आईएसपी 2005 में आया हुआ है। तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रबंध अंकेक्षण यानी मैनेजमेंट ऑडिटिंग है, उससे आप क्या समझते हैं? बताइए क्या समझते हैं? संगठन के सभी स्तरों पर ऊपर से लेकर नीचे के स्तर तक प्रबंध की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? आपके मैनेजमेंट ऑडिटिंग। आईएसपी 2005 में आया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 65 निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी है। 65 निरंतर अंकेक्षण है वो अधिक उपयोगी है। तो किसके लिए होता है? मैंने बोला निरंतर मतलब कि सतत, सतत मतलब कि चालू, चालू मतलब कि जो कि अकाउंटिंग के समय से ही स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब कि तैयार, अंतिम खाते तैयार होने के पहले से ही जो बन जाता है वो क्या कहलाता है? आपके निरंतर अंकेक्षण। मतलब कि बैंकिंग कंपनियों के लिए, क्या? बैंकिंग कंपनियों के लिए ए। किसमें आता है? यूपीपीसीएस प्री 2005। लागत अंकेक्षण आवश्यक नहीं है इन इकाइयों के लिए जो लगी हुई होती है। किसमें लगी होती है? ठेकेदारी के काम में। ये सही हो जाएगा। ठीक है। इनके लिए नहीं होता, बाकी निर्माण के लिए, प्रक्रियाई कार्यों के लिए, और खदान में लगी हुई कंपनी, मतलब कि जो मैं बता देता हूं आपको नाम किस किस कंपनियों में ये काम होता है। जैसे सीमेंट कंपनी, टायर ट्यूब कंपनी, सूती वस्त्र उद्योग वाली कंपनी, इनमें कॉस्ट अंडर ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। ठीक है। किसने कहा है ये? आपके आईसीएआई ने। ठीक है। आईसीआई की स्थापना कब हुई थी? 28 मई 1959 में, और इनका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षक होता है, इंटरनल ऑडिटर क्या होता है? बताइए क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। कंपनी का एक कर्मचारी होता है। क्या होता है? कंपनी का कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इनमें से बताइए क्या होता है? वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता एवं सत्यता की जांच करना।
वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता एवं सत्यता की जांच करना क्या होता है आपके अंकेक्षण का महत्वपूर्ण यानी कि ऑडिटिंग का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अंकेक्षण के अंतर्गत खातों की जांच की जाती है। जो आपका चालू है, कंटिन्यूस है, सतत है, निरंतर है, उसके खातों की जांच कब की जाती है? नियमित और अनियमित अंतराल से, पर रेगुलर और इरेगुलर लेकिन वर्ष के दौरान। फाइनेंशियल ईयर आरएसपी 2003 में आया था ये। ओडी रे शब्द का अर्थ क्या है? तो ये होता है, ओडी रे का मतलब होता है टू हियर यानी कि सुनना। लैटिन भाषा का शब्द है जिससे ऑडिटिंग बना है, ऑडिटर। ठीक है। यूपीपीसीएस 2003 में आया हुआ है। अंकेक्षण की सीमा, तो ऑडिटिंग की सीमा, लिमिट ऑफ ऑडिटिंग क्या है? किसी व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता, सही है। वह खातों के सही होने की गारंटी भी नहीं देता, सही है। अंकेक्षक के पक्षपात पूर्ण हो सकता है, सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। निम्नांकित में से किस प्रकार के अंकेक्षण में संस्थाओं की योजनाओं एवं नीतियों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है? तो किस में किया जाता है? आपके निम्नांकित में से किस प्रकार के अंकेक्षण में संस्था की योजनाओं एवं नीतियों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है? तो किस में किया जाता है? आपके मैनेजमेंट की बात हो रही है इसमें, किसकी? मैनेजमेंट ऑडिटिंग की बात हो रही है। क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षण के क्षेत्र एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। जब एक पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें ऑडिटिंग होती है, तो उसके कर्तव्यों को किस तरीके से? तो भाई दोनों के, पार्टनरशिप के फर्म के और ऑडिटिंग के दोनों के समझौते के आधार पर काम होगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत अंकेक्षण यानी कि कॉस्ट ऑडिटिंग होती है। कॉस्ट ऑडिटिंग की रिपोर्ट इनमें से किसको दी जाती है? तो ये केंद्र सरकार को भी दी जाती है और उसकी प्रतिलिपि एक फोटोकॉपी कंपनी को दी जाती है। जो रिपोर्ट आएगी उसकी एक फोटोकॉपी कंपनी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टेड अकाउंट अधिनियम मैंने आपको बताया 1949 में हुआ था। ये 1999 में आपके सीए एक्ट है, ये यूपीपीएससीएस में आया था। प्रबंध अंकेक्षण से क्या तात्पर्य? मैनेजमेंट ऑडिटिंग मैंने आपको बताया अभी। प्रबंध यानी मैनेजमेंट, जो पॉलिसी है उनका निष्पादन करना। ठीक है। प्रबंधकीय नीतियों का निष्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अंकेक्षण उपयोगी नहीं होता। चालू अंकेक्षण उपयोगी नहीं होता जहां व्यापारिक व्यवहार अधिक न हो। जहां व्यापारिक व्यवहार अधिक न हो, चालू अंकेक्षण उपयोगी नहीं होता। जहां व्यापारिक व्यवहार, जो व्यापारिक मतलब कि जो ट्रेड का जो प्रैक्टिसिंग है वो ज्यादा नहीं हो, तो उनमें होता है ये बहुत कम हो। लेन देन तो हो लेकिन व्यापार बड़े बड़े नहीं हो। लेन देन तो बहुत ज्यादा हो, तो वो है आपके, सॉरी, जहां व्यापार अधिक नहीं हो। जब जहां व्यापार ज्यादा होता है ना, वहां पे चालू अंकेक्षण होता है, ये ध्यान रखना। तो आर एस प्रीत 1999 में आता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट मार सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 77 में। स्टॉक का अवमूल्यांकन एवं अधिमूल्यांकन अशुद्धि है। तो स्टॉक है उसका मूल्यांकन कम करना और मूल्यांकन बढ़ाना, तो ये किस प्रकार की अशुद्धि होगी? यानी कि या तो स्टॉक है उसका मूल्यांकन कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये होगी आपके सैद्धांतिक अशुद्धि, क्योंकि रूल फॉलो नहीं हो रहा। क्या? रूल फॉलो नहीं हो रहा, और 1998 में आ रहा है, और जिसमें रूल फॉलो नहीं होता वो सैद्धांतिक त्रुटि होती है। हिसाब किताब की गड़बड़ी का उद्देश्य क्या होता है? लाभ को या तो कम कर देते हैं या ज्यादा बता देना। जब हिसाब किताब में गड़बड़ी आ रही ना, तो उसमें लाभों को कम या ज्यादा बता दे देना। ठीक है। चालू अंकेक्षण व्यवसाय के लिए लाभदायक है क्योंकि चालू अंकेक्षण जो होता है आपके, क्या, जो आपकी कंटिन्यूअस ऑडिटिंग होती है, वो ट्रेडिंग के लिए किस प्रकार प्रॉफिटेबल होता है, कैसे होता है? वो इस प्रकार होता है कि जो आपकी अकाउंटिंग होती है, वर्ष के अंत तुरंत पश्चात अंतिम खाते तैयार कर सकते हैं। लेखांकन वर्ष के तुरंत पश्चात अंतिम खाते तैयार कर सकते हैं। तो किस में आ जाएगा ये? आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, लेखा पुस्तकों के साथ प्रारंभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी। ठीक है। तो ये होता है आपके कंप्लीट ऑडिटिंग होती है, ये किस प्रकार से अनिवार्य होती है, ये बताओ किस प्रकार से होती है? क्योंकि भाई वैधानिक जो अंकेक्षण होगा ना, वो विधान के द्वारा ही जो संस्था निर्माण होगी, उन संस्थाओं के लिए ही, उनमें ही होगा अंकेक्षण होगा। ठीक है। या कानून के द्वारा जिन संस्थाओं का निर्माण हुआ है, उनमें ही उसके द्वारा ऑडिटिंग होगी। तो किसके लिए है? सार्वजनिक समिति कंपनियों के लिए सही है, सभी निजी सीमित कंपनियों के लिए सही है। तो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म के अंकेक्षक, पार्टनरशिप जो फर्म है उसके अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण आपके नेक्स्ट इसमें होगा कि इस प्रकार से होगा ये, कि जो चार्टेड अकाउंट एक्ट है वो 1949 द्वारा होगा।
किस तरीके से होगा, मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण किस तरीके से होता है, तो वो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ऑडिटर एवं फर्म के मध्य जो परसविंदा द्वारा होता है, मतलब कि परसविंदा नहीं होता, ये होता है आपके साझेदारी के द्वारा, मतलब दोनों की सहमति के द्वारा होगा, ठीक है, उनके कर्तव्यों का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच का नाम। जो मैनेजमेंट जो आपके स्वतंत्र प्रक्रिया है उसकी आलोचनात्मक जो जांच होगी उसको किस में आती है, तो वो आपकी आती है प्रबंध अंकेक्षण में। किस में आती है, प्रबंध अंकेक्षण यानी कि मैनेजमेंट ऑडिटिंग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि कोई नई वीडियो आएगी आपको तो और हमको अगर जोश आएगा तो हम और अच्छे से, अगर आप दोस्तों ये एक तरह की पावर होती है, अगर आपके हम ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो हम आपको और भी अच्छे मटेरियल को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। सब्सक्राइब, जिससे कि आप जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको क्लियर करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बात करते हैं हम 75 क्वेश्चन की। चार्टेड अकाउंट अधिनियम मैंने आपको बताया 1949 में आया। प्रबंध अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है, दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन आ रहे रिपीट, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, मैंने वहीं से उठा के क्वेश्चन डाले हैं। तो प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य है, तो बताओ क्या है प्रबंध अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है, बताओ। प्रबंध या मैनेजमेंट, जो अंकेक्षण है उससे क्या तात्पर्य है बताइए। तो प्रबंधकीय नीति और निष्पादन का अंकेक्षण करना, ठीक है। RS Prig 1999 में आया है। चालू अंकेक्षण उपयोगी नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जहां व्यापार व्यवहार अधिक नहीं हो, ठीक है, वह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 80 तक आपको क्वेश्चन कर दिया था, सॉरी मैंने आपको 80 तक करवा दिया था, 80 क्या 81 तक, 82 पे आ रहे थे हम, ठीक है। एक साझेदारी फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है, तो एक साझेदारी फर्म का जो अंकेक्षक के कर्तव्य है उसका निर्धारण कैसे होता है, तो ये होता है आपके अंकेक्षक के एवं फर्म के दोनों के समझौते के द्वारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध की प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच किसमें होती है, तो मैनेजमेंट ऑडिटिंग में होती है, 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अंकेक्षक अपने कर्तव्यों का पालन चतुराई एवं सावधानी का प्रयोग करते हुए नहीं करता है, जिससे कि कंपनी को वित्तीय एवं हानि हो जाती है, तो निम्न के लिए दोषी होगी। तो किसके लिए वो दोषी होगी, बताइए किसके लिए होगी, बताइए जल्दी किसके लिए दोषी होगी कमेंट बॉक्स में। भाई जब वो कर्तव्य के पालन में चतुराई एवं सावधानी का प्रयोग करते हुए नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो लापरवाही कर रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो किस तरीके से की जाती है, मैंने बताया आपको मैनेजमेंटों के द्वारा, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता, जो ऑडिटर होता है वो किसी भी खातों की सत्यता की 100% गारंटी कभी नहीं देगा, अगर दे रहा है तो वो भी फ्रॉड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन करेक्ट है। अंकेक्षण जिसे अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है, तो अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाने वाला तो उसको बोलते हैं वार्षिक या सामयिक अंकेक्षण, और जो अंतिम लेखा तैयार होने के पहले से स्टार्ट कर दिया जाता है ऑडिटिंग उसको कहते हैं आपके सतत, चालू या कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य क्या है, तो अंकेक्षण है उसका आपके सहायक उद्देश्य क्या होता है, अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग, तो उसका मैंने आपको बताए थे कि एक तो प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है, दो तरह के बताए थे आपके ऑडिटिंग के उद्देश्य। प्राइमरी मैंने आपको क्या बताए थे, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या बताए थे ऑडिटिंग के, और आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताए थे। तो मैंने आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताए थे इसके क्या बोलते हैं अंकेक्षण के, ये ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सत्य की जांच करना, बैलेंस शीट की सत्यता की जांच करना, वित्तीय सूचनाओं पर राय की अभिव्यक्ति देना, ये चार चीज बताई थी मैंने प्राइमरी में, ठीक है। और सेकेंडरी में बताई थी मैंने कपट और अशुद्धियों की रोकथाम करवाना, अशुद्धियों और कपटियों को खोजना, प्रबंधकों को अपनी सलाह देना और वैधानिक औपचारिकताओं का पूरा करवाना, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से बताओ कि सेकेंडरी सहायक यानी असहायक सहायक उद्देश्य क्या है, तो क्या है,
अशुद्धि एवं छल कपट का पता लगाना एवं उन्हें रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह है, खूनी कुत्ते की तरह नहीं। तो ये किस केस में कहा गया था? तो ये किंगस्टन एंड कॉटन मिल्स। किसमें? किंगस्टन एंड कॉटन मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है, उसे केवल यही अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य में उचित सावधानी में कुशलता का प्रयोग करे। तो ये किसमें कहा गया है? आपके लंदन एंड जनरल बैंक में बीमाकर्ता की बात होती है, यहाँ पे बीमा करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है तो लेखा कर्मचारियों की बेईमान एवं कपटपूर्ण चालबाजियों के प्रति बीमा कराना। लेखा कर्मचारियों की बेईमान एवं कपटपूर्ण चालबाजियों के प्रति बीमा कराना। लेखा कर्मचारियों की बेईमान एवं कपटपूर्ण चालबाजियों के प्रति बीमा कराना किसमें आता है? आपके अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं होता ये। ठीक है, त्रुटियों का पकड़ना ये होता है, कपट का पता लगाना होता है, कपट को रोकना ये होता है। ठीक है, तो क्या नहीं होता? लेखा कर्मचारियों की बेईमान एवं कपटपूर्ण चालबाजियों के प्रति बीमा कराना ये नहीं होता। 96 में आया हुआ है आरएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय क्रियाओं एवं योजनाओं जो कंपनी के वित्त एवं व्यय पर प्रभाव डाले का अंकेक्षण कहलाती है। ऐसी मैनेजमेंट एक्शंस एवं प्लानिंग्स जो कंपनी है उसके फाइनेंस और जो एक्सपेंडिचर है उस पर इफेक्ट डाले, उसको कौन सी ऑडिटिंग कहेंगे? बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी ऑडिटिंग कहेंगे। 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वापस रिपीट मार सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। प्रबंधकीय क्रिया एवं योजनाओं जो कंपनी के वित्त एवं व्यय पर प्रभाव डाले तो उसको अंकेक्षण को क्या कहते हैं? औचित्य। और ये किस में आता है? आपके मैनेजमेंट अंकेक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्र सरकार का मत हो कि किसी कंपनी का कार्य सुदृढ़ व्यावसायिक सिद्धांतों अथवा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यापारिक व्यवहार के अनुसार नहीं है, उसके अंकेक्षण के आदेश दे तो ऐसे अंकेक्षण को क्या कहते हैं? जब केंद्र सरकार का मत हो, क्या? जब केंद्र सरकार का मत हो कि किसी कंपनी का कार्य सुदृढ़ व्यावसायिक सिद्धांत और बुद्धिमत्तापूर्ण यानी विजडम ट्रेड जो प्रैक्टिशनिंग है उसके अनुसार नहीं है, तो उसके अंकेक्षण के आदेश कौन से अंकेक्षण में आएंगे? तो ये स्पेसियस अंकेक्षण होगा और इसमें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा। इसकी रिपोर्ट किसको दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री वाले, लगातार अंकेक्षण किया जाता है। तो कंटिन्यूस जो अंकेक्षण होता है वो वर्ष के दौरान किस किस तरीके से किया जाता है लगातार अंकेक्षण? तो ये वर्ष के दौरान नियमित व अनियमित अंतरों पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अंकेक्षण केवल एक एकल स्वामित्व के लिए ऐच्छिक है। क्या इनमें से अंकेक्षण क्या है बताओ? एकल स्वामित्व एवं साझेदारी दोनों के लिए अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है। निजी स्वामित्व या पार्टनरशिप दोनों कंपनी तरह की कंपनियों के लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना। क्या? वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना क्या होगा आपके ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट? अंकेक्षण का कार्य नियमित रूप से वर्ष भर चालू रहता है तो इसे कहा जाता है, जब ऑडिटिंग का कार्य वर्ष भर चालू रहता है तो चालू, सतत या कंटिन्यू, क्या कहते हैं इसको? चालू, सतत या कंटिन्यू। और वैधानिक जिसमें विधान के अनुसार स्थापित कंपनियां जैसे बैंकिंग, बीमा, सहकारी समिति, इन सभी के लिए आपके वैधानिक अंकेक्षण होता है। अंतरिम अंकेक्षण 2 वर्षों में एक बार, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में एक बार। प्रबंधन अंकेक्षण मैनेजमेंट ऑडिटिंग क्या होती है आपके? बताइए। निष्पक्ष अंकेक्षण को सम्मिलित कर सकता है, ये सही है। प्रबंध लेखापाल द्वारा कार्य किए गए कार्य का अंकेक्षण कर सकता है क्या? प्रबंध लेखापाल द्वारा किए गए कार्य का नहीं। औचित्य अंकेक्षण को सम्मिलित कर सकता है क्या? सही है, ये सही है कि औचित्य अंकेक्षण प्रबंध अंकेक्षण का ही भाग होता है। अंशधारियों के हितों की रक्षा कर सकता है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा आपके इसमें फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? जो बताइए, चालू अंकेक्षण यानी कंटिन्यूअस ऑडिटिंग से क्या तात्पर्य है? आरएस प्री 1993 में आया हुआ है। कंटिन्यूअस ऑडिटिंग मैंने आपको बताया, अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व अंकेक्षण। क्या? अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व अंकेक्षण किस में आएगा आपके? आरएस प्री। आरएस प्री 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, तो बताइए इनमें से अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य अंकेक्षण का क्या है?
अंकेक्षण का वेरी इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए क्या है अंकेक्षण का वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति और क्रियाकलापों के परिणाम का उचित प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या हो जाएगा, आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये और भी होते हैं लेकिन मेन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो मेन ऑब्जेक्ट डी होगा। जहां कंपनी को अंतिम खाते अल्प समय में प्रस्तुत करने होते हैं वहां अंकेक्षण को जो विधि अपनाई जाती है। तो अंतिम खाते बहुत कम समय में प्रस्तुत प्रस्तुत करने हैं, तो कौन सी, तो चालू अंकेक्षण, क्योंकि जब अकाउंटिंग की जाती है ना वहीं से स्टार्ट कर देते हैं ऑडिटिंग भी। भारत में साझेदार फर्मों का अंकेक्षण कौन करता है, तो ये कौन नहीं करता, ऐच्छिक होता है, ये मैंडेटरी कर रखा है, साझेदारी हो या निजी स्वामित्व वाले हो उनका ऐच्छिक कर दिया। अंकेक्षण को अपना कार्य, अंकेक्षक को अपना कार्य किस तरीके से करना चाहिए, उचित सावधानी एवं चतुराई से करना चाहिए, उचित सावधानी एवं चतुराई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति विवरण अंकेक्षण में शामिल नहीं होता। स्थिति विवरण जो अंकेक्षण में है वो शामिल नहीं होता, स्थिति विवरण अंकेक्षण में शामिल नहीं होता। किसमें नहीं होता, नैतिक जांच में। किसमें नहीं होता, स्थिति विवरण अंकेक्षण में शामिल नहीं होता। स्थिति विवरण अंकेक्षण में शामिल नहीं होता तो किसमें नहीं होता, नैतिक जांच। तो ये आपके बैलेंस शीट में नहीं होता क्योंकि इसमें गणितीय जांच होती है। किसमें, गणितीय जो त्रुटि है ना उनकी जांच होती है इसमें। किसमें, आपके नैतिक जांच में, मतलब कि रूटीन टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, रूटीन टेस्ट। ठीक है, रूटीन टेस्ट में। क्यों, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है ना आपके स्थिति विवरण, इसमें दायित्व, संचय, प्रावधानों और लाभ हानियों का इनके ही अंकेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएआई की परिषद द्वारा जारी SA 200 का शीर्षक क्या है। SA 200 का शीर्षक है आपके वित्तीय विवरणों के अंकेक्षक का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र। बी ऑप्शन है वित्तीय विवरणों के अंकेक्षक अंकेक्षण का ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट और उनका कार्य क्षेत्र। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये SA 200, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक के कर्तव्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना आपको। अंकेक्षक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति देनी चाहिए, सही है। अंके उसकी राय व्यवसाय के भविष्य की व्यवहार्यता की गारंटी नहीं है, सही है। वह वित्तीय विवरणों में त्रुटियों में कपट का पता लगाने उनके निवारण के लिए जिम्मेदार है, तो ये गलत हो जाएगा आपके, सी ऑप्शन गलत है। क्या है, जिम्मेदार है नहीं, जिम्मेदार नहीं होता, उल्टा ये होगा इसमें। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, थर्ड ऑप्शन। इसे इसी बात की जांच करनी चाहिए कि मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धांतों को लगातार लागू किया गया है या नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा है इनमें से। तो प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाना कर्मचारी धोखाधड़ी के पता लगाने से अधिक मुश्किल है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कर्मचारी धोखाधड़ी एवं प्रबंधकीय धोखाधड़ी की संभावना को कम करती है। तो इनमें से बताओ कौन सी सही है। तो ये आपके गलत हो जाएगा क्योंकि जो नियंत्रित प्रणाली है वो कर्मचारी धोखाधड़ी और प्रबंधकीय धोखाधड़ी की संभावना को कम कैसे करेगी, बताओ, नहीं करती। तो यही होगा, ये गलत है। ठीक है, ये कम नहीं करेगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपके कि यही गलत ऑप्शन है। ये तो है कि त्रुटियों का पता लगाने की अंकेक्षण की जिम्मेदारी एक समान ही है, तो क्या हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर अभी भी आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। जल्दी ही हम आपके इसके लिए नेक्स्ट ऑडिटिंग के, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही, मतलब कि कल या परसों में लेके आने वाले हैं। अंकेक्षण मानक, अंकेक्षण मानक अंकेक्षण प्रक्रियाओं से भिन्न है क्योंकि अंकेक्षण प्रक्रिया संबंधित है। तो जो अंकेक्षण है या ऑडिटिंग प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, बताओ किससे संबंधित है। तो ये जो निष्पादित किए जाने वाले कार्यों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, जो कि निष्पादित किए जाने वाले जो कार्य होते हैं ना उनसे संबंधित होती है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती अंकेक्षण भाग है। तो जो समवर्ती अंकेक्षण का मतलब ही क्या होता है पहले तो ये पता होना जा। तो समय समय पर लेन देन की जांच की जाती है ना, उसको कहते हैं समवर्ती अंकेक्षण। तो ये किस में आ जाएगा, आपके आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली का। किस में आ जाएगा, आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली। ठीक है, इंटरनल ऑडिटिंग प्रणाली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में स्थिति विवरण अंकेक्षण। तो भारत में स्थिति यानी कि बैलेंस शीट ऑडिटिंग होती है, वो किस तरीके से होती है, बैलेंस शीट ऑडिटिंग किस तरीके का भाग होती है। तो एक ये वार्षिक अंकेक्षण का समानार्थी होती है। किसका होती है? वार्षिक अंकेक्षण का समानार्थी होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 110वां क्वेश्चन याद कर लेना। अंकेक्षण प्रविष्टियों में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो जो ऑडिटिंग की प्रविधियां हैं उनमें से क्या प्रविधियां होती है ऑडिटिंग के, किस तरीके से की जाए, तो उसकी आपके पुष्टिकरण की होती है। ठीक है, पुष्टिकरण की होती है, पुनर्गणना की होती है, भौतिक परीक्षण भी होती है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गहराई से अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग इन डेप्थ, यानी कि गहराई से अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग इन डेप्थ यानी विस्तृत ऑडिटिंग यानी कि विस्तृत अंकेक्षण, तो किस में होगा? ये आपके डी ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, किसमें? डी ऑप्शन। अंकेक्षण लेखा क्रम का कौन सा भाग है? तो जो ऑडिटिंग है वह आपके अकाउंटिंग का कौन सा भाग होता है? तो ये तो या तो आलोचनात्मक होता है या फिर विवेचनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है? या तो आलोचनात्मक या विवेचनात्मक होता है। ठीक है, और व्यवहारिक भाग आपके बुक कीपिंग होता है। क्या होता है? व्यवहारिक भाग बुक कीपिंग होता है। ठीक है, और आपके सैद्धांतिक भाग क्या होता है? अकाउंटिंग। क्या होता है? अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआई के द्वारा अंकेक्षण व्यवहार समिति, मैंने बताया आपको एपीसी, तो उस एपीसी की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? मैंने आपको शुरू में बताया 17 सितंबर 1982 में। कब हुई थी? 17 सितंबर 1982 में आपके अंकेक्षण व्यवहार समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसका बाद में जाके नाम एएएस भी कर दिया। ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखाक्रम एवं अंकेक्षण को किसके लिए विलासिता माना गया है? तो यानी कि अकाउंटिंग व ऑडिटिंग है उसको लग्जरी माना गया है। किसके लिए माना गया है? ये आपके अत्यंत छोटे व्यवसाय के लिए। किसके लिए माना गया है? अत्यंत छोटे व्यवसाय के लिए आपके लग्जरी माना गया है। ठीक है, छोटे छोटे मतलब कि एकल स्वामित्व वाले या जो हिंदू अविभाजित परिवार है उनके लिए आपके अत्यंत छोटे व्यवसाय के लिए माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांतों में क्या सम्मिलित है? तो अंकेक्षण है उसके आधारभूत सिद्धांतों में क्या सम्मिलित है? बताइए जल्दी कमेंट करके। भाई सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, निष्पक्षता भी होनी चाहिए ऑडिटिंग के लिए, चातुर्य भी होनी चाहिए, दक्षता भी होनी चाहिए और नियोजन करना भी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? आपके उपयोग सभी, सारे के सारे गुण है जो ये पर्सनल गुण है, पर्सनल क्वालिटी है, ये होने चाहिए, जब जाके ऑडिटिंग होगी किसी भी ऑडिटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणी संस्थाओं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले अंकेक्षण को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं लागत अंकेक्षण यानी कि कॉस्ट ऑडिट। क्या बोलते हैं? लागत। कॉस्ट ऑडिट किस किस में होता है? जैसे सीमेंट में हो गया, ठीक है, सीमेंट उद्योग वाले में हो गया, सूती वस्त्र उद्योग में हो गया, और आपके टायर एंड ट्यूब वाली जो कंपनी है उन सब का मैंडेटरी हो गया। इन तीनों का ऑडिटिंग करवाना, कॉस्ट ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी है, मतलब कि ऐच्छिक है। अंकेक्षक के गुणों में उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑडिटर के गुणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विभिन्न अधिनियमों का ज्ञान होना चाहिए, सही है। ईमानदार होना चाहिए, सही है। अपने कार्यों को समय करते संकालु, संकालु नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन हो जाएगा कि ये शामिल नहीं है। सहज में सहज बुद्धि होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि उसमें संकालु नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, सी। भारत में चार्टेड अकाउंट आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन 3 बार आ गया, अब ये चौथी बार भी आएगा आपके अकाउंट अब जूनियर अकाउंटेंट में। तो कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। पहले 1949 ही बोला था, अब 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन उपक्रमों में लेन देन की संख्या बहुत ज्यादा हो, क्या? जिन उपक्रमों में लेन देन की संख्या बहुत ज्यादा हो, निरंतर अंकेक्षण की आवश्यकता होती है, वहाँ कौन से अंकेक्षण उपयुक्त होगा? तो निरंतर अंकेक्षण की बात हो रही है, तो वह चालू की बात करी थी मैंने, किसकी? तो वो जब अकाउंटिंग चालू की जाती है जब से ऑडिटिंग चालू कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अनुसार आर्थिक चिट्ठा का निर्माण होता है? तो कब निर्माण होता है? ये किस में होता है? अनुसूची 3 में दिया गया है। किस में दिया हुआ है? अनुसूची 3 में। दो कंपनी एक्ट 2013 है, उसकी अनुसूची 3 में दिया गया है कि चिट्ठा का बैलेंस शीट का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औचित्य अंकेक्षण में प्रबंधकों द्वारा निर्णयों के औचित्य की जांच किस आधार पर की जाती है? जब औचित्य अंकेक्षण होता है उसमें मैनेजमेंट द्वारा जो निर्णय होते हैं उनके औचित्य की जांच किस आधार पर की जाती है? आपके विजडम के आधार पर की जाती है, आपके फैथफुलनेस पे की जाती है, आपके इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उपयोग सभी।
तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर ही औचित्यता की जांच की जाती है। दोस्तों अभी भी अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जल्द ही हम इसकी दूसरी वीडियो लेकर आने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीछे के ऑफिशियल पेपर जो कि 2022, 21, 23 में हुए हैं, पहले तक के भी हैं, आपके सभी एग्जाम्स के विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ उनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।